यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री में जैसे कि हमने यूनिट नंबर 17 यहाँ पर स्टार्ट किया था, जो कि हमारा कनेक्टेड है तत्वों के वर्गीकरण से रिलेटेड। ठीक है, बेसिकली जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है वो क्या है, पूरा जो आपका यूनिट है वो इसी से कनेक्टेड है। ओके, सो इससे पहले हम लोग इस पर 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इसका क्लास नंबर 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। बिल्कुल यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज आपको सारी क्लासेस यूट्यूब पर मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो हमने कंप्लीट नोट्स यहाँ पर रेडी कर लिए, उन्हें आप परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए या तो आप हमें डायरेक्टली ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपकी जो 10 यूनिट है, यूनिट नंबर 11 से लेकर 20 तक, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, दोनों ही चीज़ें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें साथ में आपको प्रैक्टिस शीट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। और यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस हो रही है, क्योंकि एक क्लास आपकी सुबह चल रही है जिसमें अपन थ्योरी सिलेबस वाइज कंप्लीट कर रहे हो, शाम को अपन प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी आपके यूनिट वाइज ही चल रहे हैं। ठीक है, तो उसे भी आप ज्वाइन करिएगा, वहाँ से भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, सो आज हमारा क्लास नंबर 3 है। तो स्टार्टिंग की 2 क्लासेस में हमने क्या किया, फर्स्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है उसको डिस्कस किया। 4 प्रकार के जो क्वांटम नंबर्स होते हैं उसको हमने पहली क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया। दूसरी क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट कर दिया था, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं वो पूरा अपन पढ़ चुके थे। अब उसमें जो है एस ब्लॉक एलिमेंट की कुछ विशेषताएं बची हुई थी, जो कि आज अपन कंप्लीट करेंगे। साथ ही आज अपन ट्राई करेंगे कि पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक यहाँ पर अपना कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अपना एस, पी, डी, एफ एक साथ कंप्लीट हो जाएगा, उसका समरी अपन देख लेंगे। और अगर टाइम रहता है तो लास्ट में अपन को कुछ परमाणु से रिलेटेड परमाणविक जो त्रिज्या होती है, आयनिक त्रिज्या हो गई, वांडरवाल त्रिज्या हो गई, सहसंयोजक त्रिज्या हो गई, इसके बारे में थोड़ा सा और सीखना है, क्योंकि इस वाली यूनिट में इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकते हैं। तो वो आज अपन कंप्लीट करेंगे और इसके आगे जो नेक्स्ट थ्योरी क्लास आएगी उसमें आपके ये वाली चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने 3rd नंबर का टॉपिक से। तो एस ब्लॉक तत्व को अपन ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा रिविजन ले लेते हैं ताकि आज जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उससे कंपैरिजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एस ब्लॉक तत्व क्या होते हैं। एस ब्लॉक तत्व जिसे एस ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है उन्हें क्षारीय धातुएं यहाँ पर कहा जाता है, एल्काइल मेटल्स कहा जाता है। जबकि एस ब्लॉक के वे तत्व जिनके एस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं उन्हें क्षारीय मृदा धातुएं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, पहला वाला और दूसरा वाला। स्टार्टिंग का आपका जो समूह 1 है और समूह 2 है, ये दोनों ही क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर था ये वाली चीज आपको। अब देखो इसमें एक आगे चीज आती है, अब इसकी हमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। ठीक है, एस ब्लॉक के तत्वों की जो रासायनिक गुण होते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, तो एक एक करके सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ 8 प्रकार के डिफरेंस आपको समझने हैं। परमाणविक त्रिज्या है ना, सहसंयोजक त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मकता, विभव, त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की जो एफिनिटी यहाँ पर होती है, तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, देखना जब आधुनिक आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के तत्वों का अवलोकन किया जाता है तो यह देखा जाता है कि क्षार धातुओं का आकार किसी विशेष अवधि में अन्य तत्वों की तुलना में कैसा कंसीडर किया जाता है, बड़ा यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। क्या बोला गया, क्षार धातु मतलब मेरे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले हो गए। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले कौन से हो गए, एस ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर हो गए। ठीक है, फिर आगे जैसे जैसे जाएंगे बीच में डी आ जाएगा, लास्ट में पी ब्लॉक एलिमेंट आ जाएगा और नीचे की साइड अपना एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से 4 पार्ट में इसको पूरी आवर्त सारणी को डिवाइड किया गया। तो स्टार्टिंग का मेरा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है वो एस ब्लॉक का है। सबसे पहला मेरा क्षार धातुएं है और दूसरा वाला मेरा क्षारीय मृदा धातुएं हैं। ठीक है, तो देखो जब आधुनिक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्वों का अवलोकन किया जाता है तो ये चीज देखी जाती है कि क्षार धातुओं का आकार किसी विशेष परिस्थिति में अन्य तत्वों की तुलना में बड़ा होता है। जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, आप देखेंगे जैसे जैसे इधर से आप जाओगे है ना, इधर से नीचे भी आओगे तो परमाणु संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है वैसे वैसे कोश के जुड़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप क्षार धातुओं की परमाणविक और आयनिक त्रिज्या दोनों ही यहाँ पर जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है,
अब देखिएगा आयनीकरण एंथैल्पी क्या होती है। पहली वाली चीज आपको क्लियर हो गई, फर्स्ट वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। परमाणविक और आयनिक त्रिज्या अगर आप आवर्त में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो ना तो क्या हो जाती है, इंक्रीज यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, पहली चीज आपकी क्लियर हो गई। अगला देखिएगा आयनीकरण एंथैल्पी। अब ये आयनीकरण एंथैल्पी क्या होती है, तो जैसे जैसे हम समूह में क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फिर से नीचे की तरफ चलो, हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक तो ऊपर से नीचे जाने वाला और एक हमारा लेफ्ट टू राइट जाने वाला, मतलब बाएं से दाएं जाने वाला। ठीक है, इसमें बेसिकली हमें क्या करनी होती है, दो चीजें डिस्कस करनी होती है। तो देखो जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं परमाणु का आकार बढ़ रहा है, ये तो अभी अपन ने समझ ही लिया है कि अगर परमाणु नंबर बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहरी कक्ष में बढ़ते जाएंगे, तो परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाओगे तो इंक्रीज होगा, जिसके कारण नाभिक और सबसे पहले बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण है, जैसे कि ये एक था, अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए तो ये बाहरी कक्षा में जा जाएगा। ठीक है, फिर मान लो और बड़ा हुआ परमाणु संख्या, तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक से क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। ठीक है, तो नाभिक और इन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। परिणाम स्वरूप आयनीकरण एंथैल्पी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ आयनीकरण एंथैल्पी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सो क्षार धातुओं की आयनीकरण एंथैल्पी अन्य तत्वों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम होती है। ठीक है, समझ गए। आयनीकरण एंथैल्पी सबसे पहले परमाणु त्रिज्या को अपन ने पढ़ा। ठीक है, वो हमारा क्लियर हो गया कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे परमाणु संख्या बढ़ेगी, परमाणविक त्रिज्या, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर नाभिक से आप दूर जा रहे हो, मतलब परमाणु क्या बोलेंगे अपन कि इसकी परमाणविक त्रिज्या मतलब कि परमाणु की रेडियस है ना, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा रेडियस भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। परमाणु संख्या बढ़े, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे परमाणविक त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इस परमाणविक त्रिज्या बढ़ने के कारण इन दोनों के बीच का, नाभिक और दूर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण है वो क्या होता जाएगा, मेरा कम होता जाएगा। तो परमाणविक त्रिज्या तो इंक्रीज होगी लेकिन मेरी आयनीकरण एंथैल्पी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जैसे जैसे परमाणविक संख्या यहाँ पर इंक्रीज होगी। ठीक है, आ गया समझ में। चलो तीसरा पॉइंट देखना एक बार से, दो पॉइंट आपके क्लियर हैं। तीसरा पॉइंट देखना हाइड्रेशन एंथैल्पी करके। जैसे जैसे तत्वों का आयनिक आकार बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे तत्वों का आकार, क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ रही है, आयनिक आकार बढ़ेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी घटती जाती है। आयन का आकार जितना छोटा होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि परमाणु में उच्च आवेश त्रिज्या अनुपात के कारण अपने चारों ओर अधिक संख्या में वे जल अणुओं को क्या कर पाएंगे, समायोजित कर पाएंगे। इसीलिए जो अणु है, जो परमाणु है, वो कैसा रहता है, मेरा हाइड्रेटेड यहाँ पर रहता है। तो जैसे जैसे आयनिक आकार बढ़ेगा, मतलब परमाणु का आकार जो अभी ऐसा था अगर वो इतना बड़ा हो गया, ठीक है, तो इसकी जो एंथैल्पी है आयनीकरण से आप कनेक्टेड कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे आयनिक आकार बढ़ेगा इसकी जो एंथैल्पी है ना, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, और क्यों कम हो रही है, क्योंकि साइज इसका बढ़ रहा है। साइज बढ़ जाएगा तो आप समझ रहे हो है ना कि परमाणु में उच्च आवेश और त्रिज्या का जो अनुपात है उसकी जो रेडियस बढ़ेगी है ना, तो उसके वजह से क्या होगा, जल अणुओं को समायोजित करने की क्षमता यहाँ पर बढ़ती जाएगी और इसी कारण वो क्या होता जाएगा, हमारा हाइड्रेटेड यहाँ पर होता जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये तो अपन ने रासायनिक प्रवृत्ति देख ली, अब कुछ भौतिक प्रवृत्ति के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, सो एस ब्लॉक तत्वों में समूह में नीचे जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व बढ़ता है, क्योंकि अपन ने क्या देखा, जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो साइज यहाँ पर अणुओं का क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं जैसे जैसे आप समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे इनका जो डेंसिटी है, आकार बढ़ रहा है, डेंसिटी घनत्व भी यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। पोटेशियम जो है इसका एक अपवाद यहाँ पर है, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि सोडियम उसके बाद पोटेशियम यहाँ पर होगा, तो पोटेशियम का घनत्व सोडियम के घनत्व से कम होगा, तो ये चीज़ बस इसमें एक अपवाद रहेगी। जितने भी एक्सेप्शनल केसेस होंगे वो भी अपन साथ के साथ लेते हुए ही चलेंगे। ठीक है, ताकि बाद में आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। दो चीजें क्लियर हो गई, कमजोर धात्विक बंधन के कारण क्षार धातुओं का गलनांक और क्वथनांक दोनों ही यहाँ पर कम होते हैं। क्षार धातु और उनके संबंधित लवणों में ज्वाला से उत्पन्न ऊष्मा के कारण ऑक्सीकरण ज्वाला को रंग प्रदान करने की क्षमता होती है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर उत्तेजित करती है। यह ज्वाला परीक्षण के दौरान क्षार धातुओं का पता लगाने में मदद करते हैं। अब इस वाली यूनिट में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो ये वाला है। अगर पेपर को बहुत डिटेल में पूछना हुआ तो वो आपसे एस ब्लॉक तत्वों के भौतिक गुण पूछेगा, और भौतिक गुण में ये जो ज्वाला का कलर होता है, क्योंकि ये जनरल साइंस है,
ये वाला जो आप टॉपिक देख रहे हो ना कि ज्वाला का कलर कब नीला होगा, कब हरा होगा, कब लाल होगा, कब पीला होगा, और किसकी वजह से, कौन सी धातु की वजह से कौन सा कलर यहाँ पर आता है, ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस में आते हैं, क्योंकि ये पटाखों का कलर होना है ना, कलर बॉम्ब यहाँ पर छोड़े जाते, तो वो सारी चीज़ें इसी से कनेक्टेड है ना। तो बेसिकली अगर हमें किसी भी प्रकार की, जैसे ज्वाला का रंग नीला है, तो आप ये बता सकते हो कि ये जो धातु है जो अभी जल रही है वो क्या है, वो सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जो भी चीज़ें होगी उसका पता आप यहाँ पर लगा पाओगे, किससे, उसकी जो फ्लेम है उसके कलर से, ठीक है। तो ये एक जनरल टॉपिक भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तो देखो किसका कलर कैसा होता है ये आप समझ लो, है ना। एस ब्लॉक के तत्व या उनके जो हैलाइड्स होते हैं, लो के संपर्क में आने पर प्रकाश स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से यहाँ पर गुजरेंगे और अलग अलग प्रकार के रंग जो है यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एस ब्लॉक के तत्व में कौन कौन आ जाता है, सबसे पहले आप हाइड्रोजन लिखते हो, फिर लिथियम लिखते हो, हलीना की रब से फरियाद, है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम यहाँ पर हो गया, पोटेशियम हो गया, रूबीडियम हो गया, सीजियम यहाँ पर हो गया, और एक फ्रेंशियम होता है, ठीक है। और ये अपना दूसरा वर्ग जिसे आप कहोगे बेरिलियम हो गया, है ना, इसको बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये बेटा मांगे कार वाला, है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम यहाँ पर हो गया, स्ट्रोंशियम यहाँ पर हो गया, बेरियम यहाँ पर हो गया, और लास्ट वाला मेरा रेडियम है, ठीक है। तो इसमें से आप इन सब के कलर देख सकते हो, कैसे देखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है मेरा लिथियम, लिथियम जो होगा इस प्रकार का कलर देता है, एक प्रकार से रेड कलर यहाँ पर देता है, ठीक है। सोडियम जो है येलो कलर की लौ के साथ जलता है, पोटेशियम बैंगनी, है ना, रूबीडियम जो है रेड बैंगनी कलर से यहाँ पर जलता है, सीजियम जो है ब्लू कलर की लौ यहाँ पर देता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम में लौ का कलर नहीं आता है, नॉर्मल रहता है। कैल्शियम जो है ब्रिक रेड जो कलर होता है, जो ईंटों का कलर होता है ना, जो एकदम रेड भी नहीं होता है ना, और एकदम ऑरेंज भी नहीं होता है, तो मिडिल वाला। स्ट्रोंशियम जो है ये भी अपना, दोनों लिथियम और स्ट्रोंशियम दोनों का सेम कलर यहाँ पर रहता है, क्रिम्सन रेड आप जिसे कह सकते हो। बेरियम जो है एप्पल ग्रीन आपने देखा है, उस कलर की लौ से यहाँ पर जलता है, मतलब अपनी अलग अलग फ्लेम यहाँ पर देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो देखो क्षार धातुओं की पहचान यदि आपको करनी है तो आप उनकी लॉ से यहाँ पर कर सकते हो, क्षार धातुएं प्लस क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है। तो ये एस ब्लॉक की बात हो गई। अब आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा, ये अपन ने अभी जो पढ़ा ये पूरा अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या था, एस ब्लॉक था, इधर से हीलियम और ये दोनों, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं येलो कलर से जो हाईलाइट करा हुआ है पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके ऊपर, ठीक है। एक बार से आप इसे पढ़ो, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार से आप इसे देख लीजिए फटाफट से। एस ब्लॉक पूरा क्लियर है। एक बार लास्ट में सारे ब्लॉक्स हो जाने के बाद मैं आपको इन शॉर्ट एक समरी दिखाने वाली हूँ, ठीक है, जिसमें अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि किसके लिए क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है। देखो पी ब्लॉक के तत्व जो आवर्त सारणी में 13 से 18 तक आते हैं, अपन ने टोटल 18 वर्ग माने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 लेकर, तो यहाँ पर 13वां नंबर आएगा और यहाँ पर 18वां। 13 से लेकर 18 तक के जो तत्व होते हैं इन सबको प्रतिनिधि तत्व के नाम से भी जाना जाता है। इन तत्वों की विशेषता पी ऑर्बिट्स में उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, इसमें जब भी आप तत्व भरोगे तो जो एंडिंग होगी वो पी पर ही एंडिंग होगी, डी पर नहीं होगी, एफ पर नहीं होगी, एस पर नहीं होगी, ठीक है। जैसे लास्ट वाले में आपने देखा था 1s1 या फिर 1s2 पर एंडिंग हो रही थी, इसीलिए ये वर्ग 1 का और ये वर्ग 2 का तत्व बना। अब इसमें जो एंडिंग होगी वो सबकी पी पर होगी, इसीलिए इसको पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कोई स्पेसिफिक विशेषता है क्या, तो सबसे बड़ा जो है इसी को यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि इसमें हाईली रिएक्टिव मेटल भी है ना, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुओं से लेकर गैर प्रतिक्रियाशील गैसेस भी है ना। तो अलग अलग वेराइटीज आपको पी ब्लॉक के अंदर मिल सकती है। तो ऐसा आप D12 में पढ़ोगे तो कम से कम आप नी करके भी 105 से 106 पॉइंट यहाँ पर बना लोगे, क्योंकि हर एक धातु जो है यहाँ पर इसकी अपनी एक विशेषता है। इसमें बहुत सारे जो बोल सकते हैं अपवाद भी यहाँ पर है। तो अभी हमारे लिए जो जो इम्पोर्टेंट है उसको अपन स्टार्ट कर देते हैं। इसमें ऑक्साइड्स भी होंगे, धातु के ऑक्साइड्स बनते हैं, धातुओं के हैलाइड्स यहाँ पर है, धातुओं के सल्फाइड्स भी बन सकते हैं, और नाइट्राइड सहित कई प्रकार के यौगिक इससे बन सकते हैं। किससे, पी ब्लॉक एलिमेंट से। पी ब्लॉक तत्व जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक माना जाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जैसे कई जैविक गुण जो है हमको पी ब्लॉक से ही मिलते हैं, मतलब पी ब्लॉक के तत्वों से। जीवन के रसायन विज्ञान को समझने और नई सामग्री और प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए पी ब्लॉक तत्वों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। मतलब जनरली भी देखो तो पी ब्लॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समूह 13 जो बोरॉन समूह कहलाता है, जैसे जो सबसे पहला तत्व होता है उस समूह से इसको बुलाया जाता है। बोरॉन यहाँ पर हो गया, तो देखो इसमें कौन कौन है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, टैलियम यहाँ पर है। फिर समूह 13 हो गया, ठीक है। समूह 14 में आप देखेंगे तो आपका कार्बन हो गया,
सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, ठीक है, लीड यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद समूह 15 में आप देखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक यहाँ पर हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया। फिर हमारा समूह 17 पे आप आ जाओ, समूह 16 वाला देख लो, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। समूह 17 में आप देखेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। और समूह 18 की बात करोगे तो ये सबसे वाला जिसको अपन शून्य समूह भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका सब अक्रिय गैसेस, इनर्ट गैसेस आ जाएगी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन, ये सारी चीज़ें समूह 18 की है, ठीक है। और सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर अपन देखें तो एक एक का कोई कॉमन एग्जाम्पल आप ले लो, है ना, ताकि आपको याद रहे। बोरोन अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, बोरोन की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं जो समूह 13 से बिलोंग करता है। एक उपधातु है जिसका उपयोग कांच, चीनी मिट्टी और उर्वरकों के उत्पादन में यहाँ पर किया जाता है। कार्बन जो है अपना समूह 14 से बिलोंग करता है। ये एक प्रकार की अधातु है जो सभी कार्बनिक अणुओं का आधार है ना। पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल है इसकी वजह से। मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो है कार्बन उसमें समाहित होता है। नाइट्रोजन से समूह 15 से बिलोंग करता है। समूह 15 का पहला तत्व है, एक अधातु है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक यहाँ पर होता है। समूह 16 का जो ऑक्सीजन यहाँ पर है सबसे पहला तत्व, अधातु है, श्वसन के लिए, जिंदा रहने के लिए आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। फिर अपना आ जाएगा समूह 17 से सबसे पहला फ्लोरीन और क्लोरीन को उठा लो। एक हेलोजन है जिसका उपयोग टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेंट और प्लास्टिक के उत्पादन में किया जाता है। क्लोरीन भी हेलोजन है जिसका उपयोग पीवीसी, ब्लीच और कीटनाशकों के, कीटाणुनाशक जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं उसके उत्पादन में किया जाता है। हीलियम समूह 18 से बिलोंग करती है। इनर्ट गैस, सक्रिय गैस यहाँ पर उसकी उत्कृष्ट गैस होती है जिसका उपयोग गुब्बारों, पार्टी गुब्बारों और हवाई जहाज बनाने में यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। डन यहाँ तक। चलो अब देखो पी ब्लॉक की कुछ कॉमन विशेषताएं आप देख लो कि पी ब्लॉक ये जो समूह है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 से लेकर 18 तक का, इसकी कुछ विशेषताएं है क्या? तो यस, पी ब्लॉक के तत्वों के परमाणुओं में अंतिम इलेक्ट्रॉन का जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पर प्रवेश करेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल के अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है, पी सबशेल के अंदर प्रवेश करेगा। इन तत्वों में एनपी उपकोष धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जैसे 1p, 2p, 3p ऐसे करके चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखना संयोजकता शेल का जो विन्यास यहाँ पर बनेगा, देखना संयोजकता शेल का जो विन्यास यहाँ पर बनेगा वो NS² NP1, फिर अगली वाली लाइन का NS² NP2, फिर अगला वाला जो आपका ग्रुप आएगा जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके आप चलते जाओगे। ये 2, 3, 4, 5, 6 तक क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो काउंट कर लो आप चाहे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8, 13 से 18 तक यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये आप इस तरीके से एक एक का भी लिख सकते हो, NS² NP1 NS² NP2 ऐसे करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। चलो इन तत्वों में कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातुएं और कुछ उपधातुएं हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को सामूहिक रूप से, इन दोनों को सामान्य रूप से या सामूहिक रूप से जो है सामान्य या फिर प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। किस लाइन को छोड़कर? केवल इस वाली लाइन को छोड़कर, है ना, सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व आप इसको कह सकते हो। प्रत्येक अवधि शून्य समूह यानी कि 18वें समूह के सदस्य के साथ समाप्त हो जाती है। मतलब हर एक लाइन आपका देखोगे यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। एक उत्कृष्ट गैस समूह से पहले गैर धातुओं के दो रासायनिक रूप से महत्वपूर्ण थे, जिसमें सबसे लास्ट के अगर देखा जाए तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ये हेलोजन वाला हो जाएगा समूह 17, और ये चौकीजन जो हो जाएगा ये आपका समूह 16 वाला यहाँ पर हो जाएगा, और ये आपका उत्कृष्ट गैस है, सही सही, ठीक है। हेलोजन किसको बोला जाता है? समूह 17 के तत्व जो है आपके, इन सबको क्या कहा जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये हेलोजन हो जाएंगे। और इससे पहले वाला जो होगा आपका ये ऑक्सीजन वाला समूह 16 वाला, इसको क्या कहा जाएगा? चौकोजन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। देखिए पी ब्लॉक के तत्वों में 6 तत्व के समूह यहाँ पर शामिल है, और अगर इनको रोमन वाइज अपन देखें तो 3A, है ना, 4 रोमन में अपन जो लिखते हैं ना, क्योंकि 2 तो ये यहाँ पर हो गए, फिर तीसरा A यहाँ से स्टार्ट होगा, ये B, C, D, है ना, मतलब ये इस तरीके से अपना 1 सेकेंड, ये जैसे अपन ने लिखा 3A, है ना, ये क्या हो जाएगा अपना 4A, ये क्या हो जाएगा अपना 5A, ये हो जाएगा मेरा 6A, और ये हो जाएगा मेरा 7A, और ये तो 0 समूह है ही। और ये वाला जो हिस्सा होता है डी ब्लॉक, ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये डी ब्लॉक है ना। डी ब्लॉक कैसे स्टार्ट होता है? ग्रुप बी से यहाँ पर स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये, ओके। तो सबसे बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी, पी की बात करें तो 3 से 8 तक हो सकती है, जिसको हम लोग NS² NP1 से 6 तक रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे पहला वाला क्या होगा?
NS² NP1 होगा, एक और लिख लो NS² NP2 होगा। ये तो हमेशा फुल ही रहेगा क्योंकि ये कक्षक फुल होगा तभी तो P के अंदर एंटर करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा NS1 हो गया और NP1 यहाँ पर हो गया, जब तक ये फुल नहीं होगा P में एंटर नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब P में एंटर करने के लिए S वाला जो ब्लॉक है, S वाला जो उपकोश है उसको फिल होना ज़रूरी है। अगला वाला देखो NS² NP3। अब टोटल नंबर ऑफ बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 + 1 3 हो गए, 2 + 2 4 यहाँ पर हो गए, 3 2 5 हो गए। तो ऐसे करके आप 8 तक क्या होगे, यहाँ तक आओगे तब 8 तक बढ़ जाओगे। ठीक है, मतलब लास्ट कक्षक में क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब इसका जो कक्षक है शून्य समूह का, ये हमेशा फिल रहेगा, इसीलिए ये प्रकृति में किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, निष्क्रिय रूप में ये पाया जाता है। ओके, चलो आगे क्या कह रहे हो, आगे कह रहे हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या के बारे में। जैसे जैसे आप किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, है ना, नीचे की तरफ जाते हो, नए ऊर्जा स्तर के जुड़ने के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और परमाणु त्रिज्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका रेडियस। ठीक है, मतलब नॉर्मल अगर कहें तो परमाणु क्रमांक के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। आप ऐसे भी जाओगे, आप ऐसे भी जाओगे, परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है। मतलब जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो परमाणु का साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एक अवधि में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़े हुए परमाणु आवेश और आंतरिक इलेक्ट्रॉन में कम परिरक्षण प्रभाव के कारण यहाँ पर उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अब अगला देख लीजिए। अभी आपने एस ब्लॉक के लिए पढ़ा था, अब सेम एज इट इज चीजें सारी आपको किसके लिए पढ़नी है, आयनीकरण ऊर्जा के कारण पढ़नी है और कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। आयनीकरण ऊर्जा एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। आमतौर पर एक अवधि में बाएं से दाएं जाने पर ये क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि परमाणु आवेश बढ़ेगा, परमाणु आवेश बढ़ेगा और आंतरिक इलेक्ट्रॉन का कम परिरक्षण प्रभाव, मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉनों का कम प्रभाव यहाँ पर देखा जाएगा। हालांकि इसमें कुछ अपवाद है, मैं वही बोल रही थी कि पी वाला सेक्शन ऐसा है, पी ब्लॉक ऐसे हैं कि इसमें बहुत सारे हमारे एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे कि बोरॉन और एल्यूमिनियम। जैसे ये वाला आप देखना, बोरॉन और एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में आयनीकरण ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। ये आधे भरे और पूरे तरीके से भरे हुए पी ऑर्बिटल की अतिरिक्त उपस्थिति के कारण ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है ना। यूजुअली जब भी आप देखोगे कि जब भी आप बाएं से दाएं जाएंगे या फिर ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन आत्मीयता है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो जब भी आप बाएं से दाएं जाओगे तो इलेक्ट्रॉन आत्मीयता जो है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये इंक्रीज होती है। तो पहले आप बेसिक समझ लो, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़े जाने पर निकलने वाली ऊर्जा आमतौर पर ऊर्जा स्तर में वृद्धि के कारण समूह में नीचे की ओर जाने पर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बेसिकली क्या होगा कि एक परमाणु में आपने कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ा, जैसे कि सोडियम, किसी ऐसे चीज का एग्जांपल हो जस्ट लाइक क्लोरीन। ठीक है, कोई भी एक बेसिक हमने क्लोरीन ले लिया, इसने क्या करा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया क्योंकि इसको अपना ऑक्टेव कंप्लीट करना था, तो ये क्या करेगा, बाहर से इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़े जाने पर जो ऊर्जा यहाँ पर रिलीज होगी, है ना, आमतौर पर ऊर्जा स्तर में वृद्धि के कारण समूह में नीचे की ओर जाने पर, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे एफिनिटी कम होती जाएगी और जब आप लेफ्ट टू राइट मतलब कि बाएं से दाएं जाओगे तो ये क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसका देखोगे इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो देखो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता आमतौर पर परमाणु आवेश में वृद्धि और आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव में कमी के कारण बढ़ जाती है। अब इसमें भी कुछ अपवाद है, क्लोरीन और ब्रोमीन, अगर आप इससे कंपैरिजन करोगे, जैसे ये क्लोरीन है और ब्रोमीन है ना, तो क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में इलेक्ट्रॉन बंधुता की क्या होती है, कमी होती है। तो ये चीज क्या हो गई, इस वाले के लिए एफिनिटी के लिए क्या हो गई, एक अपवाद यहाँ पर हो गई। ठीक है, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में आया, उसकी बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने की प्रवृत्ति। अगला देखिएगा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टीज की यहाँ पर क्या होती है। देखना, विद्युत ऋणात्मकता एक रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की एक परमाणु की क्षमता की माप है कि एक परमाणु कितने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर पा रहा है। ठीक है, आमतौर पर ऊर्जा के बढ़ते स्तरों के कारण समूह में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे जैसे आप समूह में नीचे जाओगे ना, ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, और जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आप इसको ऐसे लिखना, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में पूछ रहा है, जब भी आप बाएं से दाएं जाओगे
जब भी आप बाएं से दाएं जाओगे तो ये क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी, और जब भी आप ऊपर से नीचे जाओगे ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऐसे करके आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसकी आप टेबल कंप्लीट करते रहना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और ये सभी के लिए, ऐसा स्पेसिफिक हम लोग पी ब्लॉक के लिए नहीं बोल रहे, ये सभी पूरी टेबल के लिए ये वाली जो चीज़ है आपकी हमेशा वैलिड रहेगी। ठीक है, जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे ये बढ़ेगी, और जब भी आप ऊपर से नीचे आओगे ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 8 प्रॉपर्टी आप यहाँ पर बना लेना। ठीक है, धात्विक गुण देखिए, धात्विक गुण आमतौर पर समूह में नीचे जाने पर कम हो जाते हैं। जब भी आप ऊपर से नीचे जाओगे तो धात्विक प्रॉपर्टी यहाँ पर कम होती जाएगी, और जैसे जैसे आप उधर जाओगे, बाएं से दाएं जाओगे, तो ये क्या होती जाएगी, आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखना, टेबल आपकी बिल्कुल सिमिलर रहेगी, लेफ्ट टू राइट और ऊपर से नीचे। ठीक है, और सबसे पहले मान लो आपने लिखा कि धात्विक गुण, तो अगर आप लिख रहे हो कि बाएं से दाएं, इसका मतलब क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर। ठीक है, क्लियर है। तो आपको जैसे जैसे बताया जाए वैसे वैसे आप लिखते जाना। धात्विक गुण आमतौर पर समूह में नीचे जाने पर क्या होता है, कम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और बाएं से दाएं जाने पर ये कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से एरो बनाते हुए आप सारी चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक है, चलो अगला देखिए, ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड का अम्लीय और क्षारीय गुण। इसके जो भी ऑक्साइड्स बनेंगे या फिर हाइड्रो ऑक्साइड्स यहाँ पर बनेंगे, तो पी ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड आमतौर पर समूह में नीचे जाने पर कैसे होते जाते हैं, ये स्पेसिफिक पी ब्लॉक के लिए समूह में नीचे हो जाने पर क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्षारीय हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप समूह में नीचे जाते हैं तो आयन का आकार बढ़ेगा, आयन का आकार बढ़ेगा, ये कमजोर आधार संयुग्मन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इस अवधि में ऑक्साइड का अम्लीय चरित्र भी बढ़ता जाता है, जबकि हाइड्रो ऑक्साइड का जो मूल चरित्र है, मतलब इसकी जो हाइड्रो ऑक्साइड की जो बेसिक प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पर क्या होती जाएगी, हमारी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते अगले टॉपिक पर, रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व आमतौर पर रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता की एक विस्तृत श्रृंखला को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, मतलब हर एक का अपना एक रासायनिक प्रॉपर्टी है। वे विभिन्न तत्वों के साथ यौगिक भी बना सकते हैं और विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब ये तत्व ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हो सकते हैं। जो आपको ध्यान होगा केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल में हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन में 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, क्या लिखूँ, राइट। इनकी प्रतिक्रियाशीलता, इनके विद्युत ऋणात्मकता, आयनीकरण ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन आत्मीयता जैसे कारकों की वजह से क्या होती है, प्रभावित यहाँ पर होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये चीजें समझ में आ गई, डन। चलिए रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता यहाँ पर हो गई। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि इसके कहाँ कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। औद्योगिक गैसेस में आप इसका प्रयोग करते हो, जैसे कि यहाँ पर आप ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसेस देख रहे हो। ठीक है, उर्वरक अमोनिया और यूरिया जैसे नाइट्रोजन यौगिक कृषि में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें हमारा ये सिलिकॉन वगैरह भी है, पी ब्लॉक से सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों का उपयोग ट्रांजिस्टर और जितनी भी इंडस्ट्रीज है जो ये बनाती है, सेमीकंडक्टर्स बनाती है ना, मोबाइल फोन, लैपटॉप, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बन रही है वो पी ब्लॉक की वजह से ही बन रही है। दवाइयाँ और कीटनाशक में आयोडीन, क्लोरीन जैसे इन सारी चीज़ों का उपयोग एंटीसेप्टिक दवाओं और जल शोधन में पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो ये पी ब्लॉक की क्या हो गई, एप्लीकेशन हो गई। देखो इसमें कांच और सिरेमिक है, बोरॉन और इसके जो यौगिक हैं सभी गर्मी प्रतिरोधी कांच बनाने के लिए किया जाता है, जबकि सिलिकॉन यौगिक का उपयोग सिरेमिक और सीमेंट बनाने में यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक देखो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर। यस, डी ब्लॉक एलिमेंट को एक बार यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो समूह 2 से लेकर अभी अपन ने जो पढ़ा ये एस ब्लॉक था, उसके बाद अपन ने जो पढ़ा पी ब्लॉक था, अब बीच में जो है ये हमारा डी ब्लॉक तत्व है। ठीक है, समूह 2 से लेकर समूह 13 तक का। ठीक है, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में संक्रमणकाली व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। तत्व संक्रमण तत्वों के रूप में इन्हें परिभाषित किया गया है, और इनको डी ब्लॉक क्यों कहा गया है, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो डी कक्षक के अंदर फिल किया जाएगा। दैट्स वाई इसका नाम क्या है, डी ब्लॉक तत्व यहाँ पर है। अब इन शॉर्ट अपन इसका पूरा समरी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बेसिक आपका एस ब्लॉक था, है ना, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें पी ब्लॉक है। डी ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट है पर ठीक है, इसके बारे में आप बेसिक देख सकते हो, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-v1 डी कक्षक में जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब इसकी 4 पूर्ण श्रेणियाँ यहाँ पर होती है, जिसको एक को कहा जाएगा 3D श्रेणी, जो 21 से लेकर आपका 30 तक चलेगा। ठीक है, ये अपन रो वाइज बात कर रहे हैं।
है ना, आवर्त वाइज बात कर रहे हैं। थर्ड श्रेणी होगी जो हमारी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जाएगी, 21 से लेकर 30 तक। फोर्थ श्रेणी यहाँ पर होगी 4D श्रेणी, जिसको हम लोग कहेंगे तो Y से हमारा कैडमियम तक जाएगा, इरिडियम से, ठीक है। और 5D श्रेणी जो है आप देख सकते हो ये वाली हो जाएगी आपकी, ठीक है, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये वाली आपकी थर्ड श्रेणी हो जाएगी स्कैंडियम वाली, ये आपकी फोर्थ श्रेणी हो जाएगी, ये आपकी फिफ्थ श्रेणी हो जाएगी और ये आपकी सिक्स्थ श्रेणी हो जाएगी। तो टोटल कितनी श्रेणी होती है? 4 पूर्ण श्रेणियां यहाँ पर कही जाती है, ठीक है। ये चीजें हो गई। ये आवर्त सारणी में S व P ब्लॉक के मध्य आता है, ये S ब्लॉक हो गया, ये P ब्लॉक हो गया, इसके बीच में आपका कौन आ गया? D ब्लॉक आ गया, ठीक है। वर्ग 3 से लेकर, अब ऐसे वर्ग वाइज बात करोगे तो वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को D ब्लॉक तत्व यहाँ पर कहा जाता है। इनका टोटल नंबर यहाँ पर क्या होगा? इनका टोटल नंबर 40 होगा, ठीक है। इन तत्वों की पहचान इनके आंतरिक डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाने से होगी, क्योंकि जब भी एंडिंग होगी तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वो डी ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर प्रवेश करेगा। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो इस फॉर्म में यहाँ पर होगा, ठीक है। ये तत्व जो है, ये सभी तत्व जो है, ये सबकी सब धातुएं यहाँ पर होगी, ठीक है। इन तत्वों के आयन जो होते हैं प्राय हमेशा कलरफुल देखने को मिलते हैं। ये तत्व प्राय अनुचुंबकीय गुण को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं और ये तत्व एज अ कैटेलाइजर की तरह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि इसमें सबसे फेमस कैटेलाइजर आपका निकिल है ना। इसको हमेशा उत्प्रेरक की तरह प्रयोग किया जाता है, सबसे कॉमन आप कह सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये अपन ने पढ़ा S ब्लॉक को, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा P ब्लॉक को, और ये बीच वाला जो है हमारा कौन सा ब्लॉक था? D ब्लॉक था, ठीक है। और लास्ट में जो बैठता है वो हमारा F ब्लॉक है, ठीक है। वर्ग 12 के तत्व जैसे जिंक, कैडमियम, पारा यहाँ पर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा, ठीक है। ये होते हुए भी ये धातुएं संक्रमण तत्वों के बहुत से गुण प्रदर्शित नहीं करती। अब संक्रमण तत्वों की जो यूजुअली प्रॉपर्टी होना चाहिए, बट ये तीनों क्या दिखाती है? थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस दिखाती है। कुछ अवधारणा में इन तत्वों को संक्रमण तत्वों में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इनका जो डी होता है रिक्त डी होगा, या फिर अपूर्ण डी कक्षकों की कमी यहाँ पर होती है। ये तत्व S व P ब्लॉक तत्वों के मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं, इसीलिए इसको डी ब्लॉक श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। ये हो गया अपना डी ब्लॉक। अब आगे बढ़ जाते हैं F ब्लॉक की तरफ। ये तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष के अंदर प्रवेश करता है F ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। लास्ट वाला आपने देखा है, छठे और सातवें आवर्त के ही सदस्य होते हैं। सबसे आवर्त सारणी में सबसे नीचे रखा जाता है। टोटल संख्या में 28 है, 14-14 की 2 लाइन यहाँ पर है, 14-14 के 2 आवर्त यहाँ पर है, और ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एफ ब्लॉक तत्वों को भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक लेंथेनाइट श्रेणी होती है जो यहाँ से शुरू होती है ना, और दूसरी वाली मेरी एक्टिनाइट श्रेणी यहाँ पर होती है। अब लेंथेनाइट जो होगा इसका परमाणु क्रमांक होगा आपका 58 से लेकर 71 तक, ठीक है। और ये रहेगा आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको 4F श्रेणी भी यहाँ पर कहा जाएगा। इसे आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इन्हें दुर्लभ मृदा धातुएं भी कहा जाता है, क्योंकि इन श्रेणी के तत्वों के गुण लगभग यहाँ पर समान रहते हैं। फिर आ जाता है आपका एक्टिनाइट श्रेणी, जो कि 90 से लेकर 103 तक यहाँ पर चलता है, ठीक है। ये भी टोटल 14 है। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है, 5F श्रेणी इन्हें कहा जाता है। इन्हें भी आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 बाह्यतम कक्षाएं जो है वो कैसी रहेगी? अपूर्ण यहाँ पर रहेगी। है तो ये आंतरिक संक्रमण तत्व ही है ना, बाह्यतम कक्षाएं अभी भी इसकी कैसी है? अपूर्ण यहाँ पर है, ठीक है। इन श्रेणी के तत्वों की अनेक संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाओं के कारण इन तत्वों का रसायन लेंथेनाइट श्रेणी के तत्वों से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब वही कि सबकी अपनी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, किसी की ज्यादा भी होती है, ओके। ये तत्व प्राय रेडियो एक्टिव तत्व यहाँ पर होते हैं। सो इस वाली श्रेणी में यूरेनियम के बाद आने वाले जितने भी तत्व हैं उनको पर यूरेनियम तत्व यहाँ पर कहा जाता है, जिनकी संख्या 93 से लेकर 103 तक है। और ये जो होते हैं समूह में कितने होते हैं? 11 यहाँ पर होते हैं, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। यूरेनियम के बाद के पर यूरेनियम तत्व इनको कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये अपना हो गया एक्टिनाइट श्रेणी। अब इन शॉर्ट एक बार पूरा समरी देखे क्या क्या चीजें अपन ने पढ़ी, ठीक है। SPDF में सबसे पहले S से ही स्टार्ट कर लेते हैं, जो हमारा वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व है। समूह 1 को क्षारीय धातुएं कहा जाएगा,
यस, समूह 2 को क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाएगा। क्षारीय धातुओं में वो वही वाला हलीना की रब से फरियाद वाला, और क्षारीय मृदा धातुओं में बेटा मांगे कार वाला। ठीक है, ये सारी धातुएं इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, समूह बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वर्ग 1 के अंदर, वर्ग 2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे बाहरी कक्ष में। गुण क्या है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, कम आयनीकरण ऊर्जा इनकी होती है, धात्विक प्रकृति के होते हैं, जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन और हाइड्राइड्स यहाँ पर बना लेते हैं। समूह 1 के तत्व अम्लीय जल में क्षारीय घोल यहाँ पर बनाते हैं, आयन निर्माण की प्रवृत्ति इनकी ज्यादा होती है। सोडियम और पोटेशियम जो है जैविक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण यहाँ पर माने जाते हैं। पी ब्लॉक के तत्व में अभी आपने पढ़ा ही था, समूह 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3 से 8 का बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका रहेगा। पी ब्लॉक में एंडिंग इसकी होगी। ठीक है, NH2 NP1 से लेकर, ठीक है, NH2 NP1 से लेकर 8 तक ये जाएंगे। ठीक है, 1 से लेकर, सॉरी, NH2 NP1 से लेकर 6 तक जाएंगे, तभी तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे बाहरी कक्ष तक। ठीक है, पी ब्लॉक यहाँ पर हो गया। अब इसके क्या क्या गुण होते हैं, इसके गुण अधातु, अर्धधातु, धाती सभी प्रकार के तत्व आपको इसमें मिल जाएंगे। अम्लीय ऑक्साइड्स यहाँ पर बनाते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन भूमिका निभाते हैं। समूह 17 के तत्व सबसे प्रतिक्रियाशील होते हैं, समूह 18 की गैसेस निष्क्रिय यहाँ पर होती है ना। उपयोग आपने देख ही लिए थे, बोरोन वगैरह, क्लोरीन वगैरह के। ठीक है, तो सारी ही चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है डी ब्लॉक के तत्व, समूह 3 से लेकर 12 तक के संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि एस और पी के बीच में ब्रिज का ये कार्य करते हैं। ठीक है, 3 से 12 तक के तत्व ये हो गए। आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डी कक्षक के अंदर होगा। विशेषता क्या हो गई, उच्च गलनांक और क्वथनांक हो गए, कम संयोजन अवस्थाएं हो गई, जटिल यौगिक हो गए, रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं, अच्छी चालकता, कठोरता और तन्यता का गुण ये प्रदर्शित करते हैं। उपयोग लोहा इस्पात में, तांबा विद्युत सुचालक के रूप में, क्रोमियम प्लेटिंग के अंदर, और प्लेटिनम और निकेल जो है एज उत्प्रेरक की तरह इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर लास्ट आ जाता है आपका एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व क्या है, जैसे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी यहाँ पर आएगी, है ना। सेरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, और एक्टिनाइड जो अपना एफ वाले में थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिरी कक्ष जो होगा वो एफ होगा। ठीक है, प्रमुख गुण विभिन्न संयोजक अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। लेंथेनाइड आमतौर पर हल्के और नरम यहाँ पर होते हैं। एक्टिनाइड में अधिकांश तत्व आपके रेडियोधर्मी यहाँ पर हो जाएंगे, रेडियो एक्टिव यहाँ पर हो जाएंगे। और यूरेनियम और थोरियम परमाणु जो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से देखोगे तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमाणु रिएक्टर में हम लोग यूरेनियम थोरियम का प्रयोग करते हैं। लेंथेनाइड जो होते हैं इसका उपयोग जो ऑप्टिकल यंत्र यहाँ पर होते हैं, लेंस वगैरह, और उन सबको बनाने में किया जाता है। तो इन शॉर्ट यदि आप देखोगे तो एस ब्लॉक हाईली रिएक्टिव धातुएं यहाँ पर होती है जो क्षारीय यौगिक बनाती है। पी ब्लॉक विविध तत्व होते हैं, धातु, अधातु, ये सारी गैसेस वगैरह सब सम्मिलित है। डी ब्लॉक संक्रमण तत्व होते हैं जो रंगीन और जटिल यौगिक यहाँ पर बनाते हैं। एफ ब्लॉक आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं जिसमें से कुछ आपके रेडियोधर्मी होंगे। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिया एसपीडीएफ का पूरा समरी यहाँ पर। अब इसके बाद कल अपन स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। 4 प्रकार की परमाणु त्रिज्या होती है, आयनिक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, वांडरवाल त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। और इसी के साथ ये जो जितने भी प्रकार के बंध होते हैं, क्योंकि जब तक आपके बंध क्लियर होंगे उसके बाद ही आप एटॉमिक रेडियस को समझ पाओगे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जितने भी प्रकार के विद्युत बंध होंगे वो अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपना एटॉमिक रेडियस कंप्लीट होगा। ओके, सो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। अभी तक जितना भी पढ़ाया ज़रूर से आप देख लीजिएगा, एक क्लास और होगी उसके ऊपर, उसके बाद हम लोग इसका जो MCQ सीरीज़ है उसे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अभी देखिएगा शाम वाली क्लास में हम लोग जो है अपना जो यूनिट नंबर 11 है फिजिक्स का, है ना, जिसमें अपन विमीय सूत्र होते हैं वो वाला कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये आपका हाई लेवल, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल सारे टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, आज से आपका वेक्टर वाला क्वेश्चन, वेक्टर वाला जो टॉपिक है सदिश अदिश वाला, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ज्वाइन करिए, जितने भी न्यूमेरिकल्स है, जितने भी बेसिक कंसेप्ट है, जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, वो सारे आपके वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, चलिए तो क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं शाम को 6 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।